हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइज, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, क्या है हमारा इस वीडियो का एजेंडा। तो यार इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। तो यार ये वीडियो आपका कंप्यूटर मेमोरी का इंट्रोडक्शन टाइप आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी ओवरऑल क्या होती है वो हम देखेंगे, टाइप्स वगैरह सब देख लेंगे, ठीक है, यूनिट्स क्या होती है वो देख लेंगे, आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ा सा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। फिर वो जो आर्किटेक्चर है, जो आपका क्लासिफिकेशन है मेमोरी का, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैशे, उन सब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें हम हर एक कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम मेमोरी को स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का सबसे पहले चैप्टर चल रहा है, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम्स। तो कंप्यूटर सिस्टम्स में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है, दैट वाज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। डिटेल में हमने उसको कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, कहीं जाके देखिए, वो अगर आप देख के आओगे तो आपके सीपीयू के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर मिलेंगे। फिर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कंप्यूटर मेमोरी की क्या कंसेप्ट है, क्या जरूरत है। इवन मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में भी डिस्कशन कराया, मतलब दिखाया, सारे इवोल्यूशन दिखाया कि कैसे कंप्यूटर पहले दिखता था और अब कैसा दिखता है, कैसे चेंज हुआ है। तो उस चेंज के दौरान हमने ये भी नोटिस किया था कि मेमोरी का इंट्रोडक्शन हुआ था, राइट। अब वो मेमोरी का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि मेमोरी किस लिए यूज होती है, ठीक है, क्या कंसेप्ट है मेमोरी का, ठीक है, किस तरीके से मेजर वगैरह करते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, एक बार जाके देख के आइए। प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है कंप्यूटर साइंस क्लास 11th की, एक बार उसको एक्सेस करो तो आपको सारे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे। सीक्वेंस में चलते हुए आओगे, सब कुछ देखते आओगे सीक्वेंस में, तो आप जब भी कोई भी वीडियो देखोगे तो आपके पुराने गैप्स नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो में बनाऊंगा मैं ये मानूंगा कि आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हो, तो प्रीवियस कंसेप्ट आपको पता है, फिर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बेटर समझ में आएगा जब मैं उन चीजों को मानूंगा कि आपको आता है, ठीक है। तो मानने से बेटर कि उसको कल ही कर ही लो ना कि आपको आता है वो चीज, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस देख के, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आए हो। तो हम चलते हैं और देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, ठीक है। अब क्या है भाई कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले तो शुरू करेंगे इसी चीज से कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। सो कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, डेटा और प्रोग्राम्स मतलब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। सो कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कोई भी फिजिकल, कोई अनशन चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये लिख के आओगे ना तो कोई चांस ही नहीं है आपके कोई नंबर काट सके, ठीक है। बट अगर आप अपनी अनशन कुछ भी चीजें लिख के आओगे ना तो गलत कर दोगे, ठीक है, बिकॉज यहां पे हर वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग है और उनका सीक्वेंस मैटर करता है, ठीक है। संस्कृत नहीं है यहाँ पे कि आप कुछ भी सीक्वेंस में कर दो, ठीक है। ये संस्कृत एक हमारी भाषा है जो एक ऐसी है कि आप सीक्वेंस अलग भी कर दो तो मीनिंग चेंज नहीं होता। यहाँ पे आप सीक्वेंस चेंज करोगे वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो मत करो, ठीक है। जो मैं लिखवा रहा हूं वो आप ध्यान से समझो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं इस डेफिनेशन को रटो, नहीं, रटना वटना भी कुछ नहीं है यार, सिर्फ समझना है। अरेंज अपने हिसाब से करो चीजों को, ठीक है, फ्रेम अपने हिसाब से करो, बट समझो यहां से अनचन कुछ भी मत डालना, ठीक है। सो कंप्यूटर मेमोरी क्या है, ध्यान से सुनना। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस, ये क्या है, कोई भी फिजिकल डिवाइस है जो क्या कर सकता है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, ये स्टोर कर सके किसको, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, डेटा को स्टोर कर सके, या प्रोग्राम्स को स्टोर कर सके। प्रोग्राम्स मतलब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, किस लिए, फॉर यूज इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में यूज होने के लिए अगर ये इन चीजों को, इंफॉर्मेशन, डेटा, प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, इनको अगर स्टोर कर सके तो हम क्या कहते हैं, उसी फिजिकल डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अपने हिसाब से फ्रेम करके आप इसको डाल दो, ठीक है। आंसर अपने हिसाब से फ्रेम करके डालना, बस चीजों का ध्यान रखना, वर्ड्स इधर उधर किए तो गड़बड़ हो जाएगी मीनिंग, तो ध्यान से करना, ठीक है। सो ये था यार कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन। अब थोड़ा सा आगे सिर्फ एक लाइन लिख के तो काम नहीं चलेगा, डेफिनेशन तो लिख के काम नहीं चलेगा, आपको उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ेगा। तो क्या इलैबोरेट करोगे, देखो। सो द रिजल्ट्स कैन बी सेव्ड परमानेंटली एज वेल एज टेम्परेरीली,
ठीक है। तो आप परमानेंटली भी रिजल्ट्स को या किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हो या टेम्परेली भी किसी भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और द डेटा और इंस्ट्रक्शन वंस सेव्ड कैन बी रिट्रीव्ड और रिकॉल और रिव्यू व्हेनेवर द यूजर डिमांड्स। तो जब भी यूजर डिमांड करे हम डेटा या इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं अगर यूजर को जरूरत है तो। जो भी डेटा है वह परमानेंटली स्टोर करो या टेम्परेली स्टोर करो, आपके ऊपर है ना। जब चाहे आप डेटा या इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो कंप्यूटर मेमोरी में से। अब इसी चीजों पे बेस्ड अलग अलग टाइप की मेमोरीज बनी थी, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी टेम्पररी है, कौन सी परमानेंट है, किसमें अलाउड है फेच करना, किसमें नहीं है, किसको रीड कर सकते हैं, किसको राइट कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अभी आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर थर्ड पॉइंट आपका जाता है दे कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज पर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब ये जो मेमोरी है कंप्यूटर मेमोरी, ये बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे आपको जरूरत हो उस टाइप की आप मेमोरी लो और उस हिसाब से आप डेटा स्टोर कर सकते हो। द यूजर कैन यूज द डेटा वेन एवर नीडेड। अब इसमें आपने एक बार सेव कर दिया, भूल जाओ, और जब आपको चाहिए तब आप यूज कर सकते हो। अब अगेन ये भी जो आपको साइज, मतलब साइज, स्पीड, ये डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आपको किस तरीके की जरूरत है उस पर डिपेंडेंट, या आपका कितना पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से डिपेंडेंट है कि आप कौन सी डिवाइस चूज करोगे। तो उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप की डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं, क्या क्या है, तो वो सब अभी हम देखेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। अगर कोई आपसे कहे डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी तो क्या लिखोगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपके पास लिखने के लिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब अगर ये पार्ट क्लियर है कि कंप्यूटर मेमोरी, अगर आप किसी ने पूछ लिया कि डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी तो क्या लिखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट ईयर आपका आ जाता है मेमोरी के टाइप्स। तो जैसे मैं अभी तब से बताता आ रहा हूं आपको कि मेमोरी के एक्चुअली कंप्यूटर, यहां मेमोरी लिखना भूल गए हैं ये, तो ये कंप्यूटर मेमोरी के 3 टाइप्स है। कौन कौन से 3 टाइप्स है भाई? सबसे पहला है परमानेंट मेमोरी, सबसे पहला है परमानेंट प्राइमरी मेमोरी, सबसे पहला है प्राइमरी मेमोरी। सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी, सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। थर्ड इज कैशे मेमोरी, ठीक है। अब कैशे मेमोरी के बारे में हमने सीपीयू में भी देखा था ना, तो एक्चुअली मैंने आपको तब भी बताया था कि कैशे अलग अलग लेवल में डिवाइड होती है। कुछ लेवल सीपीयू में इंक्लूड होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, उसके अंदर डाले जाते हैं, कुछ बाहर रखे जाते हैं। है तो मेमोरी ही ना कैशे मेमोरी, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये मेमोरी के क्लासिफिकेशन में आता है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर मेमोरी है 3 ब्रॉड एरियाज में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, और ये फर्दर और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं उसके, हर टाइप का क्या काम होता है, वो फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। बहुत लंबी कहानी है, एक सेपरेट वीडियो में उस कहानी को कवर करेंगे। उसी तरीके से जो सेकेंडरी मेमोरी है, क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी, कितने टाइप्स की होती हैं, फर्दर उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सब हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये भी बहुत लंबी कहानी है। कैशे भी बहुत लंबी कहानी है, कैशे मेमोरी अलग वीडियो में कवर करेंगे, टाइप्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो आगे आने वाली वीडियोस में 3 वीडियोस में हम इन 3 चीजों को, जो बेसिक पिलर्स है मेमोरी के, टाइप्स है, उन सबको देखेंगे। फिलहाल तो एक जनरल डिस्कशन करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर कि आगे आपकी यूनिट्स वगैरह क्या है, आर्किटेक्चर वगैरह क्या है, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको यूनिट में से मेमोरी के टाइप्स पता चल गए होंगे कि कितने टाइप की मेमोरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई यूनिट ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी के यूनिट क्या है। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी? सो मेमोरी की यूनिट is the amount of data that can be stored in the storage unit. So क्या होती है भाई मेमोरी या यूनिट ऑफ मेमोरी, या मेमोरी की यूनिट क्या है? सो मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा, ये उस डेटा का अमाउंट है जो स्टोर हो सकता है एक स्टोरेज यूनिट में। तो कोई भी साइज है, कोई भी मेमोरी है, अब वो कितना डेटा स्टोर कर सकती है, इसी का जो मेजरमेंट है, ये क्या है आपका मेमोरी यूनिट है। अब आप लोगों को पता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम क्या एक्सेप्ट करता है? बाइनरी नंबर्स एक्सेप्ट करता है। सो अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ बाइनरी नंबर समझ में आते हैं, सिर्फ
बाइनरी नंबर्स, और बाइनरी नंबर्स क्या है? 0 और 1 से मिलके बने हुए हैं। तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को सिर्फ दो चीजें समझ में आती हैं, एक तो 0, एक 1। सिर्फ 1 मतलब हाई वोल्ट, 1 मतलब हाई वोल्ट, 0 मतलब लो वोल्ट। भाई सिर्फ यही चीजें समझ में आती है कंप्यूटर को। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सब है, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि कैसे आप ह्यूमन बीइंग इस कंप्यूटर लैंग्वेज को लिख सको, मशीन लैंग्वेज को लिख सको। इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जो 0 1 है इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये मशीन लैंग्वेज अब कैसे लिख सको, यही है आपका पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंसेप्ट। ठीक है, तो वो हम करेंगे कभी और बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, आपके सिलेबस में ही है वो सब चीजें, आगे देखेंगे एल्गोरिथम वगैरह, स्यूडो कोड वगैरह सब कुछ। ठीक है, क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, पूरा कंसेप्ट, कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब कुछ देखेंगे। ठीक है, बल्कि भी आप भी इसी चैप्टर में है, सॉफ्टवेयर में ही आपको डिस्कशन करना है उन सब चीजों का। ठीक है, करेंगे वो सब। ठीक है, तो यार ये 0 और 1 एक बहुत बेसिक सी मेमोरी है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, बिल्कुल बेसिक यूनिट। ठीक है, जिसको हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड आर कॉल्ड बिट्स। इनको क्या कहते हैं भाई? हम इनको कहते हैं बिट्स। ठीक है, मतलब ये 1 बिट है, ये 1 बिट है, आपने मिला के ऐसे बना दिया, 2 बिट हो गई, एक और लगा दिया 3 बिट हो गई, एक और लगा दिया 4 बिट हो गई। तो ये हर नंबर 0 या 1, हर नंबर क्या बनाता है? एक बिट बनाता है। तो ये जो बेसिक यूनिट है मेमोरी की, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिट या बिट्स, क्योंकि बहुत सारी होंगी तो बिट्स। ठीक है, बिट्स मतलब बेसिक यूनिट। ये क्या स्टोर करता है? एक बाइनरी नंबर को स्टोर करता है। एक्चुअली बाइनरी नंबर का शॉर्ट फॉर्म ही है बिट्स। ठीक है, या बिट, बाइनरी नंबर का शॉर्ट फॉर्म है बिट। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। पर यार अब 0 और 1 तो हम लिखेंगे नहीं, हम तो इतनी बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखते हैं, 0 1 बार बार बिट्स तो यूज करेंगे नहीं, तो इसको ग्रुप किया गया। ठीक है, सो दीज बिट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। इन बिट्स को ग्रुप किया गया आपस में, और ग्रुप करके एक क्लस्टर बनाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं भाई वर्ड्स। ठीक है, सो इन बिट्स के क्लस्टर को हम क्या कहते हैं? इन बिट्स के क्लस्टर को हम कहते हैं वर्ड्स। अब ये वर्ड्स क्या है, ये देखते हैं वर्ड्स क्या है। तो यार ये वर्ड्स क्या है वो देखते हैं। सो कंप्यूटर वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स। सो एक कंप्यूटर वर्ड क्या है? एक कंप्यूटर वर्ड एक ग्रुप है, किसका? फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स का, प्रोसेस्ड एज अ यूनिट। इसको एक यूनिट की तरीके प्रोसेस किया जाता है, विच वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर बट इज फिक्स्ड फॉर ईच कंप्यूटर। अब ये जो वर्ड का साइज है, जो लिमिट है कि कितने बिट से मिलके वर्ड बनेगा, वो वैरी करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। सपोज आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि 8 बिट को एक वर्ड माने, हो सकता है मेरे में 16 बिट को एक वर्ड माने, तो वो चेंज हो सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है कि वर्ड कितने बिट से मिलके बनेगा, ये वेरिएबल है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर डिपेंड करता है ये। ठीक है, बट हर कंप्यूटर का एक फिक्स्ड होता है, ये नहीं कि प्रोसेस टू प्रोसेस चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हर कंप्यूटर का फिक्स होता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, इस पॉइंट को क्लियर होगा। क्या है भाई पॉइंट? अ कंप्यूटर वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स। सो वर्ड क्या है? वर्ड एक ग्रुप है, किसका? फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स का। मतलब कुछ बिट्स मिला के आपके वर्ड बनेंगे। जैसे मैंने कहा सपोज 4 बिट, तो मैंने कहा कि ये 4 डैशेस है, ये 4 डैशेस मिला के क्या बनेंगे? ये एक वर्ड बन रहा है। और ये जो 4 डैशेस है क्या स्टोर करेंगे? ये बिट्स स्टोर करेंगे, मतलब 0 1 1 0 इस तरीके से कुछ स्टोर करेंगे। तो ये 4 बिट्स मिला के एक वर्ड बन रहा है। ठीक है, फिर से पढ़िए, अ कंप्यूटर वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ, ये एक ग्रुप है किसका? फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स का। फिक्स होनी चाहिए वो नंबर कि 4 ही होंगे, 8 ही होंगे, 16 ही होंगे, जितने भी हैं फिक्स होने चाहिए। प्रोसेस्ड एज अ यूनिट, इसको हम एक यूनिट कहते हैं। ठीक है, एक यूनिट के फॉर्म में प्रोसेस होता है ये। ठीक है, विच वैरीज, अब ये जो साइज है, एक वर्ड का जो साइज है कि कितने बिट से मिलकर एक वर्ड बनेगा, ये जो साइज है, ये साइज वैरी होता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। हर कंप्यूटर की जो साइज है वो वर्ड का अलग होता है। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि मेरे कंप्यूटर का हो सकता है 8 बिट हो वर्ड का साइज, हो सकता है आपके का 16 हो, 32 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वैरी करता है। ठीक है, बट इज फिक्स्ड फॉर ईच कंप्यूटर, पर हर कंप्यूटर का फिक्स होगा, एक ही होगा, ये नहीं कि चेंज होता जा रहा है। आप इवन ये जाके देख भी सकते हो अपने सेटिंग्स में कि क्या है। ठीक है, आगे जब हम प्रैक्टिकल्स पे चलेंगे ना, तब ये चीजें दिखाऊंगा कि कैसे आप ये प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो। ठीक है।
चलो, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद क्या नेक्स्ट आता है भाई, द लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज और वर्ड लेंथ। अब ये जो वर्ड की लेंथ है, मतलब ये कितने बिट से मिलके बनी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ड साइज या वर्ड लेंथ। ठीक है, अ कंप्यूटर स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स। अब ये जो कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है, कंप्यूटर वर्ड्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। आई होप यहां तक आपको जो कंप्यूटर वर्ड है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये जो क्लस्टर्स है, अलग अलग बिट्स के जो क्लस्टर्स हैं, इसी को हमने अलग अलग नाम दे दिया। देखो कैसे, ठीक है। सो हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या क्या है, देखो निबल है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या है, निबल है। फिर निबल के बाद क्या है, फिर बाइट है। अब ये बाइट या निबल क्या है, निबल क्या है, निबल मतलब एक 4 बिट का वर्ड, 4 बिट मिला के आपने एक क्लस्टर बना दिया, ग्रुप बना दिया, उसको आपने कह दिया निबल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बाइट क्या है, बाइट मतलब 8 बिट मिला के वर्ड बना दिया आपने, 8 बिट्स मिला दिए और एक वर्ड बना दिया। या फिर अगर निबल के टर्म से बोलूं, 4 बिट से मिलकर एक निबल बन रहा है, सो 2 निबल्स को मिला के आपने क्या कर दिया, एक वर्ड बना दिया, सॉरी एक बाइट बना दिया, राइट। तो इस तरीके से आप हायर यूनिट्स भी बना सकते हो। अब ये क्या होते हैं 4 बिट्स, मतलब मिला के क्या बनाया, तो एक्चुअली आपने क्या किया, आपने 4 स्पेसेस दे दिए, 4 बिट्स दे दी, इन 4 बिट्स को मिला दिया। अब इन 4 बिट्स में कोई भी नंबर आ सकता है, 1 0 1 0 कुछ भी आ जाए। इसके अलावा आप चाहो तो कुछ और भी दे सकते हो, आप चाहो तो 0 1 0 1 0 सपोज दे लो, चाहे तो 1 1 1 1 दे लो, चाहे तो 0 0 0 दे दो, ठीक है, चाहे तो 1 1 1 0 0 दे दो, कुछ भी दे लो यार, है तो 4 बिट का क्लस्टर ना। अब इसको मैं क्या कह रहा हूं, ये 4 बिट के क्लस्टर को मैं कह रहा हूं निबल। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसे ही बाइट कैसे बना है, बाइट मतलब 8 बिट्स मिला के या 2 निबल मिला के मिला है। ठीक है, तो ये क्या बना है, ये आपके 8 बिट्स मिला के बना हुआ है। 8 बिट्स में अब आप कुछ भी भर सकते हो, 1 0 1 0 1 0 1 0 भर दो आप चाहे तो अगर आप चाहो तो 0 0 0 0 0 0 0 0 डाल दो, चाहे तो आप सब 1 कर दो भाई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स में सारे 1 भी स्टोर कर सकते हो आप 1 1 0 0 1 1 0 0 भी स्टोर कर सकते हो, कुछ भी, सारे एग्जांपल्स इसके। ठीक है, तो कुछ भी स्टोर करो, बट केस क्या है कि 8 बिट्स आपने जैसे ही मिलाई आपको एक बाइट मिल जाएगा, या 2 निबल जैसी आपने मिलाई आपको एक बाइट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक थोड़ी सी और बड़ी यूनिट दैट इज निबल और बाइट। अब क्या होता है यार, इस बाइट के टर्म्स में हमने बहुत सारी और हायर यूनिट्स बना रखी हैं। ठीक है, सो मच हायर मेमोरी यूनिट्स, so like any other standard units, byte are grouped together to make bigger chunks or units of memory। अब हमने इन bytes को मिलाया और इस bytes के terms में हमने बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स बना दी। ठीक है, कैसे देखो, ठीक है, तो हमने क्या बनाया, हमने कहा KB। ठीक है, KB मतलब किलोबाइट। अब किलोबाइट क्या होता है भाई, किलोबाइट मतलब 1 KB क्या होता है, 1 KB मतलब 1024 बाइट्स। ये क्या है, ये 1024 बाइट्स है, राइट, समझ में आया, 1024 बाइट्स है। अगर 2 की पावर में रिप्रेजेंट करूं तो 2 की पावर 10 है। ठीक है, अब इन्हीं के प्रीवियस के यूनिट्स में आप आगे बढ़ा सकते हो। अब जैसे मैं अगर MB की बात करूं, दैट इज मेगाबाइट। अब मेगाबाइट क्या है भाई, 1 MB इज 1024 KB। तो 1024 वर्ड कहां से आया भाई, 2 की पावर से आया। 2 की पावर 10 एक्चुअली आपका 1024 होता है, तो 2 की पावर में चीजें चलती हैं। सो 2 की पावर 10 को आपने बना दिया 1 KB, नाम दे दिया 2 की पावर 10 1 KB। 10 एक लैंडमार्क अच्छा सा वर्ड रहता है, सही नंबर रहता है 10, तो 2 की पावर 10 को 1 KB कह दिया, तो 1024 बाइट्स बन गया भाई 1 KB। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हमने ऐसे ही जो 1 KB है, ऐसे मैंने क्या किया, 1024 KB को क्लब कर दिया। ऐसे हमारे पास जो KB थे 1024 KB को क्लब किया, तो जो हमें यूनिट मिली उसको मैंने MB कह दिया, 1 MB। तो ये बन गया 2 की पावर 20। कैसे बना 2 की पावर 20, तो देखो 1024 पहले से ही है। ठीक है, 1 MB में, अब देखो ऐसे ही सब में चलेगा। ठीक है, 1 MB में मेरे पास 1024 पहले से ही है। अब 1 KB चाहिए, अब 1 KB में क्या कर दूं, 1 KB मतलब 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 यहां पे डाल दिया। 1024 क्या है, 2 की पावर 10 है। ठीक है, बेस सेम है, बेस सेम है 2। ठीक है, तो
ऐड हो जाएगा तो 10 + 10 20 हो जाएगा, तो 2 की पावर 20 आ गया। तो इस तरीके से आपका हो गया 2 की पावर 20। और इसी तरीके से लैंडमार्क्स आपके चलते रहे 2 की पावर 10 20 30 40 ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं जीबी की बात करूं, दैट इज गीगाबाइट, जो हम आजकल यूज करते हैं, जीबी में तो बात करते हैं, जीबी या टीबी चल गया, अब तो टीबी भी आ गया, तो जीबी टीबी में बात करते हैं। तो जीबी क्या है, तो 1 जीबी इज व्हाट 1024 MB। 1 जीबी इज व्हाट 1024 MB, जो एक्चुअली में क्या है 2 की पावर 30 है। ये हमने क्या किया, इस MB वाली यूनिट को 1024 ऐसी MBs मिला दी तो हमें 1 GB मिल गया। अगेन इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से। कैसे, देखो 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB। ठीक है, 1 GB इज 1024 MB। अब क्या करो, ये 1 GB एज इट इज रहने दो, 1024 एज इट इज रहने दो, और MB को क्या करो, MB को लिख दो, MB इज 2 की पावर 20, सो ये भी 2 की पावर 10 है, 10 + 20 विल बी 30, तो 2 की पावर 30 आ गया। ठीक है, तो ये 2 की पावर 30 हो गया। अब ऐसे ही एक जो GB है, ऐसे मैंने 1024 GB मिलाया तो क्या मिल गया हमें, एक TB मिल गया, और एक TB क्या होता है 2 की पावर 40 होता है। ठीक है, TB तक तो अभी तक हमने देखा हुआ है, बाकी अभी हाइपोथेटिकल्स है, अभी आगे बढ़ेगी तो हमें ये भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, दैट इज पेटाबाइट। तो पेटाबाइट यूज होता है, ठीक है, साइंटिफिक कह रहा हूं, स्पेस रिसर्च में इसका यूज होता है। अभी फिलहाल हम जनरली पेटाबाइट यूज नहीं होता। टीबी भी हमें हार्ड डिस्क के फॉर्म में देखने को मिलती है, SSDs में देखने को मिलती है। फिलहाल अभी अगर मैं बात करूं तो पेटाबाइट तो बहुत दूर है। ठीक है, मतलब बहुत दूर नहीं है, यूजर मतलब जो हम जनरल लोग हैं उनके लिए शायद कम है अभी चांसेस, मतलब बहुत जल्दी नहीं है, अभी लगेगा टाइम थोड़ा सा, पर जल्दी वैसे मैं कहूँ कि टाइम भी नहीं लगेगा। हमारा मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है, तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी देखने को भी मिल जाए, कह नहीं सकता मैं। ठीक है, सो पेटाबाइट भी एक बहुत बड़ी यूनिट है। सो आप ऐसे ही 1024 TB को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक PB मिल जाएगा, विच इज पेटाबाइट 2 की पावर 50। ऐसे EB में चल जाओ तो एक्साबाइट बन जाता है, 1024 PB को पेटाबाइट को मिला दोगे तो 1 एक्साबाइट मिल जाएगा। अब ये तो बहुत ही कंसेप्चुअली आगे की यूनिट्स हो गई एक्साबाइट ना, बट नाम दे चुके हम लोग। ठीक है, नाम दे चुके, दैट इज 2 के पास 60। ठीक है, फिर जेटाबाइट आ जाता है आपका, तो ऐसे ही 1024 एक्साबाइट को मिला दोगे तो जेटाबाइट मिल जाएगा, 1 जेटाबाइट बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही 1024 जेटाबाइट्स को मिला दोगे तो 1 योटाबाइट बन जाएगा, और योटाबाइट आपको मिल गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये नाम कहाँ से है भाई मुझे भी फिलहाल नहीं पता कि नाम कैसे आए। ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, 2 की पावर 10 से लेके 2 की पावर 80 तक हम पहुंच चुके मतलब अभी जो इनिशियल मतलब जो हम पहुंच चुके एक्चुअली में वो 2 की पावर 40 तक पहुंच गए हैं। अभी हमें इतना जर्नी तय करनी है। जनरल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये मेमोरी वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है आपके पास, सबसे छोटी यूनिट है भाई बाइनरी। ठीक है, बाइनरी नंबर्स या बिट्स सबसे छोटी यूनिट है जो 0 या 1 मिला के बनती है। फिर इनको क्लब करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं तो वर्ड बनता है। ठीक है, फिर वर्ड को अगर मैं 4 बिट के एक वर्ड बनाऊं तो निबल बनता है, 8 बिट का अगर वर्ड बनाऊं तो बाइट बनता है। फिर क्या करना है हमने, फिर अलग अलग बाइट्स को मिलाया तो 1024 बाइट्स को मिलाया तो हमें 1 KB मिल गया। फिर 1024 KB को मिलाया तो MB मिल गया, 1024 MB को मिलाया तो GB मिल गया, 1024 GB को मिलाया तो TB मिल गया। और आगे की यूनिट्स अभी हमें अचीव करनी है। तो आई होप यहां तक आपको यूनिट्स क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो किलो, MB, GB और TB तो याद रखना। ठीक है, KB, MB, GB, TB तो याद रखना, एटलीस्ट वो तो यूज करते हो। आगे फिर भी एक बार को याद ना हो, ये तो 4 एटलीस्ट याद रखना ही रखना यार प्लीज। इसके पहले जो 2 हैं या 3 हैं वो और मिला के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया यार मच हायर मेमोरी यूनिट्स। आगे चलते ये आपका यूनिट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे चलते और देखते हैं मेमोरी हायरार्की के बारे में। सो मेमोरी हायरार्की, ठीक है, और ये कॉल चलो इसको छोड़ो यार। ठीक है, मेमोरी हायरार्की क्या है भाई? मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की मतलब आपका मेमोरी कैसे डिवाइडेड है। बहुत ध्यान से सुनिएगा चीजों को। सबसे पहले सबसे ऊपर रिजाइड करती है आपके CPU रजिस्टर्स। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है आपके CPU रजिस्टर्स। CPU रजिस्टर के बाद क्या आता है? कैशे आता है। इसको SRAM से हम अचीव करते हैं, वो देखेंगे आगे, रैम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तब आएगा। ठीक है, कैशे हो गया, फिर मेन मेमोरी हो गया, फिर मैग्नेटिक डिस्क्स हो गए, या फिर इसको आप कह सकते हो हार्ड डिस्क्स, या फिर SSDs कह सकते हो, सॉलिड स्टेट डिस्क कह सकते हो आप।
ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क, मतलब सीडी डीवीडी वगैरह, ठीक है। फिर आ जाता है मैग्नेटिक टेप्स, जो बहुत पहले यूज होती थी, जो सबसे स्टार्टिंग में जो यूज होती थी स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक टेप्स, ये वो है, ठीक है। तो ये आपका कुछ मेमोरी हिरार्की। अब यहां पे नोट करना कि क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो नोट करना, ठीक है। इसको देखो क्या है, तो जैसे आप नीचे से ऊपर बढ़ रहे हो, जैसे आप नीचे से ऊपर बढ़ रहे हो, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट। मतलब क्या हो रहा है भाई, आपका जो कॉस्ट है हर बिट का, एक बिट का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर आप मैग्नेटिक टेप्स खरीदने जाओगे तो सबसे सस्ती आएंगी, फिर ऑप्टिकल डिस्क खरीदने जाओगे थोड़ी महंगी हो जाएगी मैग्नेटिक्स के कंपैरिजन, फिर आप खरीदने जाओगे तो मैग्नेटिक डिस्क और महंगी हो जाएंगी। मैग्नेटिक डिस्क में भी HDD सस्ती आती है, SSD और महंगी हो जाएगी। मतलब इसमें भी अगर मैं डिवाइड करूं मैग्नेटिक डिस्क को भी, तो सबसे ऊपर आता है SSD और फिर आता है HDD, ठीक है, फिर आता है HDD। तो HDD सस्ती, SSD महंगी हो गई। फिर आप मेन मेमोरी खरीदने जाओगे, मतलब रैम्स खरीदने जाओगे, डी रैम्स खरीदने जाओगे तो महंगी हो जाएंगी। और फिर इसके ऊपर कैशे खरीदोगे और महंगी हो जाएगी, और रजिस्टर खरीदोगे तो और महंगी हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी 2 रुपए में आ जाएगी, ये आपकी 10,000 की आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये कॉस्ट लिखा हुआ है पर बिट का। किसका, पर बिट का। मतलब अगर मैं एक बिट मैग्नेटिक टेप की लेता हूं और एक बिट इस कैशे रजिस्टर की लेता हूं, अब अगर आप रेट कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर महंगा है। मतलब सपोज ये आपका 10 रुपए का आ रहा है, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, तो ये 60 रुपए का आएगा आपका। तो ये एक बिट 60 रुपए कॉस्ट करेगा, ये एक बिट आपको 10 रुपए कॉस्ट करेगा। इस तरीके से समझो, मतलब एक बिट की प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, कि एक बिट ऑफ सीपीयू रजिस्टर महंगा होता है इन कंपैरिजन टू एक बिट ऑफ मैग्नेटिक टेप्स। अगर आपको ये सिंपल सा कंपैरिजन देखना है, ये चीज तो आपने देखी होगी, HDDs, ये SSDs आप लोगों ने खरीदी होंगी, सॉलिड स्टेट डिस्क, या फिर HDDs। मैं फुल फॉर्म भूल गया HDD का फिलहाल चलो ठीक है, वैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, चलो मैं भूल गया, HDD का मैं फुल फॉर्म भूल गया। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई HDD का फुल फॉर्म क्या है, मैं भूल गया हूं फिलहाल, बिल्कुल स्लिप कर गया मेरे दिमाग से फिलहाल, ठीक है। HDD का फुल फॉर्म भूल गया हूं मैं। चलो, सो हार्ड डिस्क या फिर SSDs, ठीक है, इनका तो आपको पता ही है ना, ये तो आप लोगों ने खरीदी भी होंगी, डेफिनेटली देखी होंगी। तो HDDs की अगर मैं बात करूं, तो HDDs 1 TB की बात करता हूं, 1 TB की HDD 3,000 रुपए के आसपास की आ जाएगी, 2-3,000 रुपए के आसपास की आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं SSD खरीदने जाऊं, 12,000 रुपए की पड़ती है भाई 1 TB, ठीक है। मतलब शायद मैं सही अमाउंट बोल रहा हूं, 10 से 12,000 के आसपास की पड़ती है एक TB SSD, ठीक है। अगर मैं प्राइस गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना क्या है प्राइस, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद मैं सही बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा बहुत समझ गए ना तो बस वही है ना। सो ये हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क हो गया। अब इनके प्राइस में कंपैरिजन करो भाई 1 TB में, कि हार्ड डिस्क कितनी सस्ती आती है और सॉलिड स्टेट डिस्क जो है वो महंगी आती है, ठीक है। पर क्या आप ऐसा करते हो क्या कि आप दोनों के ही 4-4 TB के पीछे भागते हो? नहीं ना, आप क्या करोगे, आप हार्ड डिस्क अगर 4 TB की खरीदोगे तो SSD आप क्या खरीदोगे, कम खरीदोगे। ये लैपटॉप्स की अगर मैं बात करूं, आप लैपटॉप्स लेने जाते हो तो आजकल हाइब्रिड आने लग गए हैं, ठीक है। 1 TB स्टोरेज के साथ 256 SSD, तो वो 256 क्यों होती है, 1 TB क्यों हार्ड डिस्क होती है? मतलब आप 1 TB हार्ड डिस्क को अगर आप 1 TB SSD के साथ कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली उनके प्राइस कंपेयर कर सकते हो। 256 GB SSD और 1 TB को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो एक बिट के हिसाब से अगर एक बिट का प्राइस कहूं तो रजिस्टर सबसे महंगा है, फिर कैशे है, फिर मेन मेमोरी है, फिर मैग्नेटिक डिस्क है, फिर ऑप्टिकल डिस्क है, फिर मैग्नेटिक टेप्स है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये वाला लाइन देखूं, मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, रजिस्टर से मैग्नेटिक टेप्स की तरफ आ रहा हूं ऊपर से नीचे, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। सो एक्सेस टाइम बढ़ जा रहा है और कैपेसिटी इंक्रीज हो जा रही है। मतलब अगर आप रजिस्टर्स को देखो तो रजिस्टर बहुत छोटे आते हैं, ठीक है, केबीज में आते हैं, फिर अगर आप आगे बढ़ो तो एमबीज में आया, फिर MGBs में आया, फिर जीबीज में, टीबीज में आ गया, फिर ये बढ़ते बढ़ते साइज बढ़ता चला गया और बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऊपर से अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो जो स्टोरेज की पावर है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? सस्ती है भाई, सस्ती है इसलिए बढ़ती जा रही है, सस्ती है इसमें ज्यादा है। बट
क्या हमें प्रेफर करना चाहिए इतना साइज? वो डिपेंड करता है स्पीड पे, क्योंकि एक्सेस टाइम पे तो बढ़ता जा रहा है। यहां से आप कुछ चीज निकालोगे तो निकालने में जो टाइम लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। एक्सेस टाइम बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा लगेगा। इससे कोई भी चीज रिट्रीव करने में आपको जो टाइम लगेगा वो बड़ा लगेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सीपीयू से अगर मैं बात करूं कि सीपीयू रजिस्टर से अगर मैं बात करूं, सीपीयू रजिस्टर से कोई भी चीज निकालनी है तो उसमें जो आपको टाइम लगेगा वो बहुत कम लगेगा। तो मुझे ये चाहिए सीपीयू के अंदर, तो मैं रजिस्टर का यूज करूंगा। मुझे साइज से इतना मैटर नहीं करता, साइज करता है मैटर बट इतना नहीं करता जितना टाइम करता है, तो मैं वहां रजिस्टर का यूज करूंगा, फिर कैशे का, फिर मेन मेमोरी का, फिर मैग्नेटिक डिस्क का, फिर ऑप्टिकल डिस्क का, फिर मैग्नेटिक टेप्स का। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक टेप्स के बाद ड्रम्स भी आ जाते हैं, मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मेमोरी हायरार्की का, ठीक है, कि अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो जो प्राइस है पर बिट वो बढ़ता जाएगा, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और एक्सेस टाइम भी बढ़ता जाएगा। मतलब चीजें निकालने का रिट्रीवल टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा, रीड राइट टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपने आई थिंक ये चीज भी नोटिस करी होगी कि एसएसडीज, जिन कंप्यूटर्स में एसएसडीज होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एसएसडीज में होता है, उनसे जो बूटिंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क। ये देखा होगा नोटिस, पहली चीज स्पीड इंक्रीज का, ठीक है। देखो ये एसएसडी और एसएसडी और एचडीडी में आप बहुत आराम से कंपेयर कर सकते हो इस चीज को, एसएसडी और एचएचडी में, ठीक है। एक्चुअली मैं लिख भी गलत रहा हूं, ये एचडीडी है, हार्ड डिस्क ड्राइव, आई थिंक सो सही है, हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, ये शायद मुझे सही याद आ गया है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये है क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव, राइट। मैं लिखी गलत था, एच डी लिख रहा था, इस वजह से एच डी डी होता है, ठीक है। सो एच डी डी और एस एस डी में आप कंपेयर कर सकते हो। तो एस एस डी में कोई भी प्रोग्राम डाला हुआ है उसको एक्सेस करना कितना आसान है, कितना जल्दी हो जाता है, राइट मतलब इसमें ओएस लोडेड है तो इससे जो आपका रिट्रीवल टाइम है वो बहुत जल्दी है, ठीक है, बहुत जल्दी बूट हो जाता है आपका सिस्टम, ठीक है। एचडीडी में पड़ा हुआ है तो बूटिंग में टाइम लगता है, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, इसमें कॉपी पेस्ट बहुत जल्दी होता है एसएसडी में, एचडीडी में कॉपी पेस्ट स्लो होता है, राइट, दूसरा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इसीलिए पता है यही कंसेप्ट है कि जो हाइब्रिड सिस्टम लाया गया ना वो इसलिए लाया गया कि ओएस अब क्या करो एसएसडीज में रखो, तो आपने क्या किया कि ऐसी मेमोरी प्रोवाइड कर दी जो फास्ट है, ठीक है, कैशे के साथ से रैम के साथ साथ आपने एसएसडी प्रोवाइड कर दी जो फास्ट है, उससे चीजें और तेज हो गई। तो यही कंसेप्ट के साथ अपने एसएसडी लॉन्च करी है हाइब्रिड, ठीक है। बहुत जगह 1 TB का 256 आती है, ठीक है, बहुत जगह और भी चीजें चेंज होती है, वेरिएशंस आते हैं। मोस्ट कॉमन आपका 1 TB एंड 256 SSD है, 256 GB SSD, राइट, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो और आई होप यहां तक आपको पूरा मेमोरी हायरार्की समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है, आई होप दैट, ठीक है। तो गाइस ये था आपका मेमोरी हायरार्की। इसके बाद आता है भाई वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब ये जो मेमोरी का कांसेप्ट है कि सीपीयू के साथ मेमोरी को हम लिंक करें, ये आया कैसे? चलो एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। क्या हुआ, पहले ये तो आप लोगों ने देखा है इवोल्यूशन में आपको दिखाया, ये क्या है, ये पंच कार्ड है, ये मशीन है जो इस पंच कार्ड को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। अब आप क्या करते हो इस पंच कार्ड में, पहले क्या होता था जब ये पंच कार्ड का सिस्टम था, अब आपको कोई भी इनपुट देना है, अब क्या करोगे, एक पंच कार्ड लोगे, उस पंच कार्ड में अलग अलग जगह होल्स बनाओगे, है ना, उस होल्स को आप मशीन को प्रोवाइड कर दोगे, मशीन उसको रीड करेगी, उसमें से चीजें रीड कर लेगी, प्रोसेस करेगी, आउटपुट कर देगी। मतलब आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी चीजें हैं आपने इस पंच कार्ड में दिए और ये पंच कार्ड आपने मशीन को दिया, मशीन ने इसको आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। अब बाई चांस जो आउटपुट आया वो आपको सही नहीं लगा, क्या करोगे, क्या करना चाहिए, पता क्या करते थे उस समय, इसको निकालते थे, इसको ट्रैश बना देते, फेंक देते थे, नया पंच कार्ड लाते थे, फिर होल्स बनाते थे, इनपुट देते थे, फिर इनपुट प्रोवाइड करते थे। क्या था रीजन क्या कि भाई मेमोरी नहीं थी इसके पास, मेमोरी अटैच नहीं थी। तो तब 1945 में वॉन न्यूमन ने एक आर्किटेक्चर दिया जिसको हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, ठीक है। उन्होंने कंसेप्ट दिया एक हाइब्रिड मेमोरी का कि भाई एक सिस्टम बनाओ जिसमें आप सीपीयू के साथ मेमोरी को लिंक कर दो।
ये किसका गिवन है? ये वॉन न्यूमन का गिवन है, और ये इतना पावरफुल आर्किटेक्चर है कि आज तक भी यही अप्लाई होता है। और इवन इसमें हम डिटेल में चले गए कि अब तो सीपीयू में ही रजिस्टर प्रोवाइड करने लग गए हैं। उन्होंने तो एक डेडिकेटेड मेमोरी की बात करी थी बस, ठीक है। मतलब ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इतना सही अच्छा था कि इनके इस आर्किटेक्चर पे बेस ही आपका एनिएक और यूनिवैक था, ठीक है। इसी पे बेस था 1945 के आसपास इन्होंने ये दिया था, ठीक है। सो इट वाज दैट मच पावरफुल, ठीक है। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था भाई स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। ये इसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी कहते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर करता क्या है? ये बहुत सिंपल सा काम कहता है। ये कहता है कि भाई अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ एक डेडिकेटेड मेमोरी प्रोवाइड कर दो। इनपुट आउटपुट का तो काम होते रहेगा, डेडिकेटेड मेमोरी प्रोवाइड कर दो कि कोई भी जो भी प्रोसेस करना है ये मेमोरी में स्टोर कर सके। तो ये था आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, जो मैंने आपकी इवोल्यूशन में छोड़ दिया था, पर आपसे कहा था हम मेमोरी पढ़ते समय इसको पढ़ेंगे। ये समय आ गया इसको पढ़ने का, ठीक है। तो पढ़ना वैसे कुछ भी नहीं है, बस आपको इंट्रोडक्शन लेना, क्योंकि इसमें जो डिटेल है वो अभी नहीं है आपके सिलेबस में। इसका जो डिटेल है वो अगेन जब आप बैचलर्स डिग्री कर रहे होगे तब देखोगे। अभी फिलहाल इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि ये समझो कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से पहले मेमोरी का कोई कंसेप्ट नहीं था। क्या होता था उससे पहले ये होता था कि भाई आप डालो, सही ना है फिर से निकालो, फिर से इनपुट दो, तो प्रोसेसिंग का काम था बस। अब हमने क्या कहा भाई एक डेडिकेटेड मेमोरी अटैच कर दो सीपीयू के साथ। ये वॉन न्यूमन ने दिया और ये आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। इसके साथ चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई, इवन आज तक हम इसको यूज कर रहे हैं, इसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है, यही चीजें अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इट वॉज दैट मच पावरफुल, ठीक है। आई होप ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या। सिर्फ ये समझना है आपको कि ये है क्या, दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो गाइस ये था आपका पूरा मेमोरी का बेसिक। अभी फिलहाल जो हमने बेसिक देखा, ठीक है, मेमोरी क्या होती है देख लिया, टाइप्स देख लिए, यूनिट्स देख ली, हियरार्की देख लिया, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर देख लिया। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में कवर करेंगे तीनों टाइप्स को, प्राइमरी को, सेकेंडरी को, कैशे को। डिटेल में एक वीडियो डेडिकेट करेंगे उनको, ठीक है, और देखेंगे उनको, ठीक है। अभी इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं, रैप अप करते हैं। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। समझ में आ गई और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है कंप्यूटर साइंस की, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।